नमस्कार। डेल कार्नेगी की किताब द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग पर हमारी इस गहन पड़ताल के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। हाँ। पिछले हिस्से में हमने प्रभावी भाषण की नींव पर कुछ बात की थी। हाँ। आज का हमारा लक्ष्य है कुछ और गहरे मतलब ज्यादा व्यवहारिक सूत्रों को खंगालना, जो किसी को भी अपनी बात दमदार तरीके से रखने में मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। और हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या करना है, बल्कि इसके पीछे का मनोविज्ञान भी समझेंगे। हाँ, ताकि ये बातें बस सुन के निकल ना जाएं, दिमाग में बैठ जाएं। सही कहा। आज हम जानेंगे कि श्रोताओं से रिश्ता कैसे बनाएं, अपनी बात को इतना सरल कैसे रखें कि वो आसानी से समझ आ जाए, और सबसे जरूरी, सुनने वालों के मन की बात कैसे समझें। अच्छा। ये वो नुस्खे हैं जो एक साधारण भाषण को यादगार बना देते हैं। क्योंकि अच्छी तरह बोलना सिर्फ जानकारी देना नहीं है, मतलब दिलों को जोड़ना है। बिल्कुल। तो चलिए सीधे पहले सूत्र पर आते हैं, पहली स्पीच को सफल बनाने का तरीका। हाँ। ये सूत्र खास तौर पर उनके लिए है जो पहली बार मंच पर जा रहे हैं या जिन्हें सबके सामने बोलने में थोड़ी झिझक होती है। कार्नेगी की सबसे बड़ी सलाह है इसे हल्के में न लें, मतलब पूरी तैयारी करें। तैयारी तो सब कहते हैं, इसमें खास क्या है? खास ये है कि तैयारी सिर्फ कंटेंट की नहीं बल्कि माहौल बनाने की भी। माहौल बनाना मतलब भाषण शुरू करने से ठीक पहले श्रोताओं से थोड़ा घुले मिले, उनका हालचाल पूछें, शायद ये जानने की कोशिश करें कि वे क्या सुनने आए हैं। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। ये सिर्फ दुआ सलाम नहीं है मतलब। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे गहरा मनोविज्ञान काम करता है। इसे कहते हैं रैपो बिल्डिंग। रैपो बिल्डिंग? हाँ, यानी संबंध बनाना। जब आप शुरुआत में ही लोगों से व्यक्तिगत स्तर पर जुड़ते हैं तो आप एक सकारात्मक माहौल बनाते हैं। सोचिए, आप किसी अजनबी कमरे में घुसते हैं और कोई मुस्कुराकर आपसे बात कर ले, कैसा लगता है? हाँ, वो अजनबीपन और झिझक थोड़ी कम हो जाती है। बिल्कुल वही श्रोताओं के साथ होता है। वे मानसिक रूप से ज्यादा खुले और आपकी बात सुनने को तैयार हो जाते हैं। इसे प्राइमेसी इफेक्ट भी कहते हैं। पहली छाप वो बहुत मायने रखती है। हाँ, पहली छाप सही है। और फिर सूत्र कहता है अपने विषय पर टिके रहें, लेकिन अंदाज सरल हो, रफ्तार धीमी हो। ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें जो आम बोलचाल की हो। भारी भरकम शब्द जाल से बचें। कोशिश करें कि बात उतनी ही बताएं जितनी जरूरी है, उसे बेवजह गहरा या जटिल न बनाएं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। यहाँ पर दो महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सिद्धांत काम आते हैं। पहला है कॉग्निटिव लोड। कॉग्निटिव लोड? हाँ, यानी दिमाग पर जानकारी का बोझ। अगर आप किसी पर एक साथ बहुत सारी या बहुत मुश्किल जानकारी डाल देंगे तो उसका दिमाग हैंग हो जाएगा। जैसे बहुत सारे ऐप खोलने पर फोन धीमा हो जाता है। बिल्कुल वैसा ही। नतीजा, सुनने वाला ऊब जाएगा या ध्यान भटक जाएगा। दूसरा सिद्धांत है कर्स ऑफ नॉलेज। ज्ञान का अभिशाप। ये क्या है? ये तब होता है जब कोई विशेषज्ञ जो मान लेता है कि सुनने वाले भी विषय को उतनी ही गहराई से समझते हैं जितना वो खुद। अच्छा। और फिर वो ऐसी बातें करने लगता है जो आम लोगों के सिर के ऊपर से निकल जाती हैं। मुझे याद है, एक बार मैंने डेटा एनालिसिस पर वर्कशॉप ली थी और मैंने मान लिया कि सबको बेसिक स्टैट्स पता होगा। और फिर नतीजा, आधे से ज्यादा लोग कंफ्यूज थे और सवाल पूछने से भी कतरा रहे थे। हाँ, ये गलती तो बहुत लोग करते हैं। तो सरल रखना मतलब ये याद रखना कि आपके श्रोता शायद पहली बार ये रेसिपी देख रहे हैं। ठीक है। अंत में ये सूत्र एक स्पष्ट संरचना पर भी जोर देता है ना? हाँ, बिल्कुल। पहले परिचय दें, फिर मुख्य बातें बताएं, हो सके तो फायदे नुकसान गिनाएं, और अंत में एक स्पष्ट निष्कर्ष। ये कॉग्निटिव फ्लुएंसी यानी समझने की आसानी से जुड़ा है। जैसे एक साफ सुथरा कमरा आंखों को अच्छा लगता है, वैसे ही एक व्यवस्थित भाषण दिमाग को अच्छा लगता है। प्रोसेस करना आसान होता है। जब श्रोताओं को अंदाजा होता है कि बात किस दिशा में जा रही है, जैसे किसी कहानी का प्लॉट पता हो, तो वे बिना किसी मानसिक रुकावट के आपकी बात सुन पाते हैं। सुनने का अनुभव सहज और यादगार बन जाता है। हाँ। इस पहले सूत्र को समझाने के लिए वो प्राचीन एथेंस के वक्ता लियोनार्डस की कहानी, हाँ, वो बहुत सटीक है। हाँ, बताइए। लियोनार्डस को अपना पहला सार्वजनिक भाषण देना था एक नए कानून पर। उसने विषय का महीनों तक गहरा अध्ययन किया था। सारे तर्क वितर्क उसे जुबानी याद थे। तो तैयारी तो पूरी थी, इसमें क्या दिक्कत हुई? तैयारी पूरी थी, पर तरीका गलत था। वो मंच पर चढ़ा और बिना किसी भूमिका के सीधे कानून के जटिल सिद्धांतों और दार्शनिक बारीकियों पर बोलना शुरू कर दिया। ओह। भाषा बेहद कठिन,
तर्क बहुत गहरे। वही कर्स ऑफ नॉलेज वाला जाल। और नतीजा क्या हुआ फिर? नतीजा ये कि कुछ गिने चुने विद्वानों ने तो सिर हिलाया, शायद प्रभावित भी हुए, पर आम नागरिकों का हुजूम वो उबने लगा। अरे, फुसफुसाहट शुरू हो गई, लोग जमाहियां लेने लगे और कुछ तो धीरे धीरे सभा से खिसक लिए। मतलब भाषण पूरी तरह विफल रहा। हाँ, लियोनाइडास बहुत शर्मिंदा और निराश हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि ज्ञान होना ही काफी नहीं, उसे सही ढंग से परोसना भी जरूरी है। इस विफलता से उसने क्या सीखा, ये जानना दिलचस्प होगा। अगली बार उसे एक छोटे से गांव में किसानों के बीच सिंचाई की एक नई बेहतर तकनीक पर बोलने का मौका मिला। अच्छा। पिछली गलती से सबक लेते हुए इस बार उसने मंच पर जाने से पहले कुछ अलग किया। वो भीड़ में घूमा, किसानों से उनके खेतों के बारे में पूछा, उनकी फसलों की चिंताएं सुनी, पानी की किल्लत पर उनकी बातें सुनी। मतलब उसने पहले कनेक्शन बनाया। हाँ, उसने उनके रोजमर्रा की मुश्किलों और उनकी उम्मीदों को महसूस किया। ये सिर्फ बातचीत नहीं थी, ये दिलों को जोड़ने की कोशिश थी। यानी उसने पहले रैपोर बनाया, संबंध स्थापित किया। बिल्कुल। फिर जब वो मंच पर चढ़ा तो उसने भारी भरकम शब्दों से नहीं की, बल्कि सहानुभूति भरे वाक्यों से, मेरे दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, मैं समझ सकता हूँ कि सूखे की मार ने आपको कितना परेशान किया है। इससे तो तुरंत जुड़ाव महसूस हुआ होगा। हाँ, लोगों को लगा कि ये आदमी उनकी तकलीफ समझता है। फिर उसने सिंचाई की नई तकनीक को बेहद सरल शब्दों में समझाया, जैसे सोचिए, पानी बूंद बूंद करके सीधा पौधों की जड़ों तक पहुंचेगा, एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी। वाह, कितना आसान। उसने छोटे छोटे उदाहरण दिए, पूरी प्रक्रिया को कदम दर कदम समझाया। उसकी बात की संरचना भी स्पष्ट थी, पहले समस्या, फिर तकनीक, फिर फायदे। और इस बार परिणाम क्या हुआ? इस बार भीड़ खामोशी से सुनती रही, आंखें उसी पर टिकी रही। भाषण खत्म होने पर लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत किया। लियोनिडास उस दिन समझा, ज्ञान कितना भी गहरा क्यों ना हो, उसे लोगों तक पहुंचाने का पुल सरलता और सहानुभूति से ही बनता है। क्या बात है। ये कहानी खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे श्रोताओं से जुड़ना, मतलब रैपोर और प्राइमेसी इफेक्ट, बात को सरल रखना, कॉग्निटिव लोड कम करना और एक स्पष्ट संरचना यानी कॉग्निटिव फ्लुएंसी, ये सब मिलकर किसी के भी भाषण को प्रभावी बना सकते हैं। लियोनिडास की पहली और दूसरी स्पीच का अंतर ही इन सिद्धांतों का सबूत है। और ये सिर्फ प्राचीन कहानी की बात नहीं है। सोचिए, आज के जमाने में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी टीम को एक नया जटिल प्रोग्राम समझा रहा है। हाँ। अगर वो सीधे कोड और एल्गोरिदम की बारीकियों में कूद जाए तो शायद टीम कंफ्यूज हो जाए। हाँ, हो सकता है। लेकिन अगर वो पहले पूछे, इस नए टूल से आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं, या अभी आपको सबसे बड़ी चुनौती कहाँ आ रही है, तो बेहतर तरीके से जुड़ पाएगा। हाँ, और अपनी बात समझा पाएगा। तो श्रोताओं के लिए एक छोटा सा एक्शन टिप है। बताइए। अगली बार जब किसी को कुछ समझाएं तो पहले 30 सेकंड सिर्फ उनकी सुने या उनसे पूछें, इस विषय में आपके लिए सबसे जरूरी क्या है। यही है संबंध बनाने की असली ताकत। बिल्कुल सही कहा। पहले सूत्र में हमने देखा कि जुड़ाव और सरलता कितने जरूरी हैं, और इसी जुड़ाव को बनाने का एक और अहम पहलू है सही विषय चुनना, जो हमें हमारे दूसरे सूत्र की ओर ले जाता है। बिल्कुल। दूसरा सूत्र है विषय का चुनाव। कार्नेगी कहते हैं कि सफल भाषण के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है कि आप विषय क्या चुनते हैं। उनकी सलाह है, या तो ऐसा विषय चुनें जिस पर आपकी गहरी पकड़ हो, जिसमें आप विशेषज्ञ हों, या फिर ऐसा विषय चुनें जो श्रोताओं के लिए बिल्कुल नया और जिज्ञासा जगाने वाला हो। दिलचस्प। इसमें भी मनोविज्ञान है। 2 मुख्य चीजें हैं, स्रोत विश्वसनीयता यानी सोर्स क्रेडिबिलिटी, और दूसरी जिज्ञासा प्रभाव यानी क्यूरियोसिटी इफेक्ट। जब आप किसी विषय के विशेषज्ञ होते हैं, मान लीजिए कोई अनुभवी डॉक्टर स्वास्थ्य पर बोल रहा है, तो लोग आपकी बात ज्यादा ध्यान से सुनते हैं और उस पर ज्यादा भरोसा करते हैं। हाँ, जाहिर है। आपकी विशेषज्ञता ही आपकी विश्वसनीयता बन जाती है। आपका आत्मविश्वास देखकर ही लोग प्रेरित होते हैं। ठीक है। और अगर विषय नया हो तो, जैसे आजकल लोग पता नहीं AI या क्लाइमेट चेंज के नए समाधानों के बारे में सुनना चाहते हैं, तब जिज्ञासा प्रभाव काम करता है। मनुष्य स्वभाव से ही जिज्ञासु होता है। जब कोई विषय नया, अनूठा या भविष्य से जुड़ा होता है तो वो लोगों में जानने की तीव्र इच्छा पैदा करता है। आगे क्या होगा, या ये कैसे काम करता है। हाँ, ये सवाल दिमाग को सक्रिय कर देते हैं। ये जिज्ञासा उन्हें बोर होने से बचाती है
और वे आपकी बात ध्यान से सुनते हैं। नयापन अपने आप में एक आकर्षण है। लेकिन क्या सिर्फ विशेषज्ञ होना काफी है? अगर कोई बहुत ज्ञानी हो पर उसकी बातें उबाऊ हो तो? अच्छा सवाल है। या अगर विषय नया हो पर वक्ता उसे ठीक से समझा ना पाए? यहीं पर संतुलन की बात आती है। सूत्र ये भी कहता है कि अगर आपके श्रोता किसी विषय में पहले से ही अनुभवी हैं, लेकिन आप उस विषय के उतनी गहरे जानकार नहीं हैं, तो बेहतर है कि आप सिर्फ एक उच्च स्तरीय अवलोकन दें, मतलब एक ओवरव्यू। गहराई में उतरने की कोशिश ना करें। हाँ, जहां आप फंस सकते हैं। क्यों? ऐसा करने से क्या होगा? क्योंकि अगर आप कम जानकारी के साथ गहराई में जाने की कोशिश करेंगे तो अनुभवी श्रोता आपकी कमजोरी पकड़ लेंगे और आपकी स्रोत विश्वसनीयता कम हो जाएगी। ओह, समझ गई। ओवरव्यू देना ज्यादा सुरक्षित है। ये श्रोताओं के ज्ञान का सम्मान भी करता है और उन्हें आपकी बात सुनने का एक कारण भी देता है, बिना आपको असहज किए। या फिर से कॉग्निटिव लोड प्रबंधन का भी एक तरीका है। आप उन्हें ऐसी जानकारी नहीं दे रहे जो उन्हें पहले से पता है या जो गलत हो सकती है। इसे समझाने के लिए प्राचीन रोम के सीनेटर विंसेंट की कहानी वो मददगार हो सकती है। हाँ, सुनाइए। विंसेंट असल में एक कुशल इंजीनियर थे। एक बार उन्हें रोम के लिए बनाई जा रही एक नई विशाल जल वितरण प्रणाली, मतलब एक्वेडक्ट, पर सीनेट और नागरिकों को संबोधित करना था। अच्छा, तो ये उनकी विशेषज्ञता का क्षेत्र था। हाँ, तो यहाँ उनकी स्रोत विश्वसनीयता काम आई होगी। बिल्कुल। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ बेहद स्पष्ट और सरल भाषा में समझाया कि पानी कैसे पहाड़ों से शहर तक आएगा, ढलान कितनी होगी, कौन सी सामग्री इस्तेमाल होगी और इसके फायदे क्या होंगे। और नतीजा? हर कोई, चाहे वो सेनेटर हो या आम नागरिक, उनकी बात समझ गया और प्रणाली की जरूरत पर सहमत हो गया। उनकी विशेषज्ञता ने उन्हें विश्वसनीय बनाया। ठीक है। और जब विषय उनके लिए नया था तब क्या हुआ? कुछ समय बाद रोम पार्थियन साम्राज्य के साथ एक बड़े व्यापार समझौते पर विचार कर रहा था। ये विषय विंसेंट और अधिकांश नागरिकों के लिए नया था, लेकिन इसमें लोगों की दिलचस्पी बहुत थी। नए देश, नया व्यापार, नई दौलत का मौका। हाँ, विंसेंट जानते थे कि वे इस विषय के विशेषज्ञ नहीं हैं। तो उन्होंने क्या रणनीति अपनाई? ओवरव्यू दिया। हाँ, उन्होंने गहराई में जाने के बजाय समझौते का एक आकर्षक ओवरव्यू देने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने शोध किया, पार्थियन संस्कृति कैसी है, व्यापार के रास्ते कौन से होंगे, कौन सी अनोखी चीजें रोम आ सकती हैं। अच्छा। मंच पर आकर उन्होंने जिज्ञासा जगाई। कल्पना कीजिए उन रेशमी कपड़ों की, उन मसालों की खुशबू की जो हमारे बंदरगाहों पर उतरेंगे। वाह। उन्होंने जटिल कानूनी शर्तों के बजाय नए अवसरों, व्यापार से होने वाले फायदे पर जोर दिया। उन बारीकियों से परहेज किया जिनकी उन्हें पूरी जानकारी नहीं थी। तो यहाँ उन्होंने जिज्ञासा प्रभाव का इस्तेमाल किया और ओवरव्यू देकर अपनी विश्वसनीयता भी बचाई। बहुत स्मार्ट। हाँ, और तीसरा परिदृश्य, अनुभवी श्रोताओं वाला। बताइए। एक और मौका आया जब सेनेट में सैन्य रणनीति पर बहस हो रही थी। श्रोता थे रोम के सबसे अनुभवी जनरल और कमांडर। ओह, यहाँ तो विंसेंट फंस सकते थे। हाँ, उन्हें सैन्य मामलों की उतनी गहरी समझ नहीं थी जितनी उन जनरलों को थी। इसलिए उन्होंने बहुत समझदारी दिखाई। उन्होंने खुद को अनावश्यक विवरणों में नहीं फंसाया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ मुख्य रणनीतिक लक्ष्यों और जरूरी संसाधनों के आवंटन पर एक उच्च स्तरीय अवलोकन प्रस्तुत किया। उन्होंने जनरलों के अनुभव का सम्मान किया और अपनी बात संक्षिप्त रखी। विंसेंट की कहानी कितनी स्पष्टता से दिखाती है कि विषय का चुनाव और उसे प्रस्तुत करने का तरीका, ये सब कैसे आपकी विशेषज्ञता, आपके श्रोताओं के ज्ञान के स्तर और विषय की नवीनता पर निर्भर करता है। हाँ, ये एक नाजुक संतुलन है। तो इन सब का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रभावी भाषण सिर्फ ये नहीं कि आप क्या जानते हैं, बल्कि ये भी है कि आप किसे संबोधित कर रहे हैं और उनके लिए सबसे उपयुक्त क्या है। बिल्कुल। और ये समझदारी हमें सीधे तीसरे और शायद सबसे महत्वपूर्ण सूत्र पर लाती है। कौन सा? श्रोताओं को समझना। कार्नेगी जोर देकर कहते हैं कि एक महान वक्ता बनने के लिए अपने श्रोताओं को गहराई से समझना सबसे जरूरी है। सफल भाषण वो नहीं जो वक्ता को पसंद आए, बल्कि वो है जो श्रोताओं की जरूरतों, उनकी मानसिक स्थिति और उनकी इच्छाओं से मेल खाए। यहाँ मनोविज्ञान का बिल्कुल दिल है, सहानुभूति, एम्पैथी। सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि आपके श्रोता कौन हैं, उनकी उम्र, पेशा वगैरह। तो फिर क्या जानना जरूरी है? ये महसूस करना जरूरी है कि वो क्या सोचते हैं
उनकी चिंताएं क्या हैं, उनकी उम्मीदें क्या हैं। इसे संज्ञानात्मक सहानुभूति कहते हैं, दुनिया को उनके नजरिए से देखने की कोशिश करना। और कार्नेगी कहते हैं कि यह समझ सिर्फ सोचने से नहीं आती, हाँ, बल्कि उनसे बातचीत करने और यहाँ तक कि अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा करने से आती है। बिल्कुल, क्योंकि जब आप सहानुभूति रखते हैं तभी आप ऐसी सामग्री तैयार कर सकते हैं जो श्रोताओं के लिए वास्तव में प्रासंगिक हो, रेलेवेंट। अच्छा, जब लोगों को लगता है कि बात सीधे उनके जीवन, उनकी समस्याओं या उनकी आशाओं से जुड़ी है, तो उनका ध्यान और जुड़ाव कई गुना बढ़ जाता है। ये एक भावनात्मक प्रतिध्वनि पैदा करती है, इमोशनल रेजोनेंस। और व्यक्तिगत अनुभव साझा करने का क्या मतलब है? जब आप अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हैं, खासकर अपनी मुश्किलें या असफलताएं, जैसे मैं भी इस दौर से गुजरा हूं, तो ये सामाजिक प्रमाण की तरह काम करता है, सोशल प्रूफ। ये आपकी कमजोरी का प्रदर्शन यानी वल्नरेबिलिटी डिस्प्ले आपको ज्यादा मानवीय, विश्वसनीय और पहुंच योग्य बनाता है। सोचिए, जब कोई नेता अपनी शुरुआती असफलताओं के बारे में बताता है तो हम उससे ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। यह वक्ता और श्रोता के बीच एक गहरा बंधन बनाता है। इस सूत्र को समझाने के लिए सीनेटर मार्कस की कहानी वो अद्भुत है। मार्कस, बताइए। मार्कस को रोम के उन किसानों को संबोधित करना था जो भयानक सूखे से पीड़ित थे। वे निराश थे, हताश थे और सरकार पर उनका भरोसा लगभग टूट चुका था। अच्छा। उन्हें लग रहा था कि रोम में बैठे नेताओं को उनकी कोई परवाह नहीं। ये तो बहुत ही मुश्किल स्थिति थी। ऐसे माहौल में अपनी बात कहना तो आग पर चलने जैसा है। हाँ, मार्कस भी चिंतित थे। उन्हें अपने गुरु की बात याद आई, लोगों को जीतने से पहले उन्हें समझो। इसलिए उन्होंने औपचारिक भाषण देने से पहले कुछ असामान्य किया। वे साधारण कपड़ों में भीड़ के बीच चले गए। अच्छा। उन्होंने किसानों से बात की, उनके सूखे खेतों के बारे में पूछा, उनके भूखे परिवारों का हाल जाना, उनके कर्ज की चिंता सुनी। उन्होंने उनकी आंखों में निराशा, उनके झुके हुए कंधों में थकान और उनके दिलों में छपा दर्द महसूस किया। ये असली सहानुभूति है, सिर्फ तथ्यों का विश्लेषण नहीं। हाँ, उन्होंने समझा कि ये लोग सिर्फ भाषण नहीं बल्कि मदद, उम्मीद और ये भरोसा चाहते थे कि कोई उनकी परवाह करता है। फिर उन्होंने भाषण कैसे शुरू किया? जब मार्कस मंच पर चढ़े तो उन्होंने रोमन साम्राज्य की महानता या हमारे गौरवशाली इतिहास जैसी बातें नहीं की। उन्होंने शुरुआत की, मेरे साथी किसान भाइयों, मैं देख सकता हूँ कि आप कितने भारी मन से आज यहाँ आए हैं। मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ। इन शब्दों ने तो जैसे जादू कर दिया होगा। हाँ, लोगों को लगा कि ये नेता सिर्फ हुक्म चलाने वाला नहीं बल्कि उनके दर्द को समझने वाला है। तुरंत एक जुड़ाव बन गया। और फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने उस जुड़ाव को और गहरा कर दिया। उन्होंने अपना व्यक्तिगत अनुभव साझा किया। अपना अनुभव? हाँ, उन्होंने बताया कि कैसे उनके बचपन में उनके परिवार ने भी ऐसे ही एक भयानक सूखे का सामना किया था। कैसे उन्होंने अपनी आंखों से फसलें बर्बाद होते और मवेशियों को मरते देखा था। ओह, मुझे पता है आप कैसा महसूस कर रहे हैं, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। इस व्यक्तिगत अनुभव और कमजोरी के प्रदर्शन ने उन्हें किसानों की नजरों में सिर्फ एक सेनेटर नहीं बल्कि उनमें से एक बना दिया। इसने निश्चित रूप से विश्वास का माहौल बनाया होगा। बिल्कुल। इसके बाद जब उन्होंने सीनेट की योजनाओं के बारे में बताया, नए बीज, करों में छूट, नहरों की मरम्मत, तो उन्होंने हर योजना को सीधे किसानों की जरूरतों से जोड़ा। उन्होंने बताया कि कैसे ये कदम उनकी तकलीफें कम करेंगे। और नतीजा? भाषण के अंत में भीड़ ने तालियों और जयकारों से उनका स्वागत किया। किसानों को पहली बार लगा कि उन्हें सुना गया, समझा गया। मार्कस उस दिन एक अमूल्य सबक सीखे। सबसे प्रभावी भाषण वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा अलंकृत हो, बल्कि वो होता है जो श्रोताओं के दिल और दिमाग से सबसे गहरा जुड़ाव बनाए। क्या शानदार उदाहरण है। ये कहानी दिखाती है कि सहानुभूति, प्रासंगिकता और व्यक्तिगत जुड़ाव सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि ये प्रभावी संचार के सबसे शक्तिशाली औजार हैं। ये सिर्फ जानकारी देने से कहीं बढ़कर है, ये वास्तव में मानवीय स्तर पर संबंध बनाने के बारे में है। और आज भी यही सच है। सोचिए, एक वित्तीय सलाहकार अगर युवा पेशेवरों को रिटायरमेंट प्लानिंग के जटिल चार्ट दिखाने के बजाय उनकी मौजूदा चिंताओं पर फोकस करे, जैसे टैक्स कैसे बचाएं या पहला घर कैसे खरीदें, हाँ, तो उसकी सलाह ज्यादा असरदार होगी। या एक टीचर अगर परीक्षा के तनाव पर बात करते हुए ये साझा करे
कि उसे भी कभी परीक्षा से डर लगता था। तो छात्र उससे ज्यादा जुड़ पाएंगे। बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए एक और छोटा सा काम आज रात करने के लिए, हाँ, अगली बार जब आप किसी से महत्वपूर्ण बात करें तो एक पल रुककर सोचे, ये व्यक्ति असल में क्या महसूस कर रहा है, इसकी असली जरूरत क्या है। ये छोटी सी कोशिश आपके संचार को बदल सकती है। बिल्कुल। सहानुभूति ही वो चाबी है जो श्रोताओं के मन के दरवाजे खोलती है। तो आज की हमारी इस गहन पड़ताल के मुख्य बिंदु रहे, पहली स्पीच। सिर्फ कंटेंट नहीं, माहौल बनाए। शुरुआत में जुड़े रैपर, बात सरल रखें, कॉग्निटिव लोड कम करें और स्पष्ट संरचना अपनाएं, कॉग्निटिव फ्लुएंसी। दूसरा, विषय का चुनाव। या तो अपनी विशेषज्ञता, स्रोत विश्वसनीयता का लाभ उठाएं या श्रोताओं की जिज्ञासा प्रभाव को जगाएं। संतुलन जरूरी है। हाँ। और तीसरा, श्रोताओं को समझें, सहानुभूति रखें, उनकी जरूरतों को महसूस करें, प्रासंगिकता और जरूरत पड़ने पर अपने अनुभव साझा करके मानवीय जुड़ाव बनाएं, सामाजिक प्रमाण, भेद्यता। ये तीनों सूत्र मिलकर एक शक्तिशाली ढांचा तैयार करते हैं। महान वक्ता सिर्फ पैदा नहीं होते, वे इन सिद्धांतों को समझकर और अभ्यास करके बनते हैं। हाँ, और ये अभ्यास सिर्फ बोलने का नहीं बल्कि समझने और जुड़ने का भी है। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। जरूर पूछिए। हमने देखा कि अपनी कमजोरियां या व्यक्तिगत कहानियां साझा करना संबंध बनाने में कितना शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन क्या ये काफी है? श्रोताओं की सिर्फ बताई गई जरूरतों या चिंताओं से परे उनके उन अनकहे डर या उन दबी हुई आशाओं को समझना जिन्हें वे शायद खुद भी स्पष्ट रूप से नहीं जानते, ये हमारे संचार को और कितना गहरा और परिवर्तनकारी बना सकता है? ये सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण विचार है। शायद असली महारत सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि उस खामोशी को सुनने में है जो शब्दों के पीछे छिपी होती है। बिल्कुल। इस विचारोत्तेजक चर्चा के लिए धन्यवाद और हमारे साथ इस यात्रा में शामिल होने वाले सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद।